आदर्श, जिसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल है, वो अपने एक नौकरी पेशे का आदमी होता है जिसकी सैलरी ठीक ठाक होती है। उसकी ऑफिस से यानी कि उसकी कंपनी से उसे ऑफर मिला होता है कि अगले महीने तुम जाकर किसी पहाड़ी एरिया में घूम आ सकते हो और अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हो। लेकिन दिक्कत की बात ये थी दोस्तों कि आदर्श की शादी नहीं हुई थी और उसके परिवार में उसके पिताजी बहुत पहले ही, जब वो छोटा ही था तभी गुजर गए थे। ऐसे में वो शाम को जैसे ही घर आता है, अपनी माताजी से कहता है कि माताजी, मेरी कंपनी ने मुझे एक ऑफर दिया है, वो भी पहाड़ी एरिया में घूमने का। उसकी माताजी कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। अब वो समय धीरे धीरे नजदीक आ जाता है। माँ और बेटा आदर्श दोनों पहाड़ी एरिया में उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड घूमने जाते हैं, देहरादून। देहरादून जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक होटल में स्टे करते हैं, एक होटल में रुकते हैं। रात जैसे तैसे गुजरती है। रात गुजरने के बाद अगले दिन सुबह आदर्श की माताजी कहती है कि बेटा, मुझे चाय पीनी है। चूंकि चाय होटल से सुबह ही आ चुकी थी, ये लोग लेट से सोकर उठते हैं करीब 9-10 बजे। तो आदर्श से जब ये कहती है उसकी माँ, तो वो कहता है कि ठीक है। वो रिसेप्शन पर जाता है होटल के, और होटल के रिसेप्शन पर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मेरी माँ के लिए एक चाय मंगवा दो और मेरे लिए आधा लीटर दूध चाहिए। अब रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है, होटल का जो कर्मचारी होता है वो आदर्श से कहता है कि सर, आपके माताजी के लिए चाय मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर दूध हमारे पास अब शाम को ही आएगा। सुबह सुबह चाय और दूध दोनों आता है। उस दौरान आप सो रहे थे, ऐसे में अब दूध मिलना नामुमकिन है, दूध नहीं मिल सकता है। खैर, उसकी माताजी को चाय मिल जाती है। उसकी माताजी चाय पीती है। फिर माँ और बेटे दोनों होटल के नीचे आते हैं। होटल के नीचे आने के बाद वो लोग लोकल वहीं पर टहलने लगते हैं। एक दुकान पर जाते हैं, मिठाई की दुकान पर पहुंचने के बाद आदर्श उससे कहता है कि उसे आधा लीटर दूध की जरूरत है। तो होटल वाला कहता है कि भैया, हमारे यहाँ दूध नहीं है। और फिर वो होटल वाला बताता है कि भैया, अगर दूध आपको मिलेगा भी यहाँ पे तो बहुत मिलावटी दूध मिलेगा। ऐसे में उत्सुकतावश उसकी माँ कहती है कि यहाँ पर कोई डेयरी है। तो होटल वाला बताता है कि हाँ, यहाँ नीचे पहाड़ी के नीचे गांव है, उस गांव में आप चली जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ी डेयरी है और उस डेयरी में आपको दूध बहुत अच्छा शुद्ध मिल जाएगा और कम पैसे में मिल जाएगा। अब माँ बेटे जिस कार से गए थे उस कार को होटल के पार्किंग एरिया में लगाए थे। तो वो लोग कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब तक होटल वाला कहता है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, आप लोग घूमते टहलते जा सकते हैं। अब चूंकि ये लोग नए नए वहां पर गए थे, अब होटल की तरफ से ये धीरे धीरे उस जहां पर जिसने बताया था वहां से धीरे धीरे ये लोग पैदल ही उस गांव की तरफ जाते हैं। और गांव की तरफ जाने के बाद उस डेयरी पर पहुंचते हैं और डेयरी पर पहुंचने के बाद 1 लीटर दूध की मांग करते हैं। अब जब ये लोग 1 लीटर दूध की मांग करते हैं दोस्तों, तो जो उस पूरे डेयरी की, जो गाय की डेयरी थी और एक बड़ी डेयरी थी उस पूरे मोहल्ले की, उसकी संचालिका निकलती है। और संचालिका एक महिला होती है जिसके मांग में सिंदूर भरा होता है और उसकी एज भी आदर्श के एज के बराबर थी। अब आदर्श और उस डेयरी की संचालिका जब एक दूसरे को देखते हैं तो आदर्श इस लड़की को यानी कि इस महिला को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ये महिला भी उस आदर्श को ऐसे देख रही थी जैसे बहुत साल बाद आदर्श दिखा हो। उसकी मां जब दोनों की निगाहें देखती हैं तो उन्हें बखूबी लगता है कि जैसे ये एक दूसरे को जानते। दोस्तों, आखिर आदर्श और नेहा एक दूसरे को क्यों इस तरीके से देख रहे थे? क्या दोनों में पहले से कोई संबंध था या आदर्श और नेहा एक दूसरे को जानते थे? आखिर क्या है पूरी कहानी की सच्चाई, जानेंगे आगे की वीडियो में। है दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी सामाजिक पारिवारिक दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले कुछ लोगों के प्यारे से कमेंट जो पिछली कहानियों पर हमें प्राप्त हुए थे
वो मैं लेना चाहूंगा। फिर बिना देरी किए, बिना आपका समय जाया किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। सबसे पहला नाम जो पिछली कहानी पर आया था वो है अजय मिश्रा जी। प्यार और सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहता है। अगली जो प्रतिक्रिया आई थी, अगला जो कमेंट आया था वो था हिंदी कहानियां चैनल की तरफ से। हिंदी कहानियां चैनल की तरफ से जो प्यारा सा कमेंट आया था, इसके लिए हिंदी कहानियां चैनल के जो भी ओनर हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आया था जीतू स्वरूप का, छोटे भाई हैं, इनका प्यारा सा कमेंट हमेशा हमें मिलता रहता है। उम्मीद है इनका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। अगला कमेंट आया था रामनाथ वर्मा का। रामनाथ वर्मा जी ने फिलहाल अपनी जगह का नाम नहीं बताया था कि आप ये पूरी कहानी कहां से सुन रहे थे। रुचि तिवारी जी का प्यारा सा कमेंट आया था पिछली ही कहानी पर। रुचि तिवारी जी ने भी ये नहीं बताया था कि आप ये पूरी कहानियां कहां से देख रही थी। तो आप जो लोग भी इस कहानी को देख रहे हैं, कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा और आपका पूरी कहानी सुनने के बाद आपके दिल की क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और आप ये पूरी कहानी कहां से देख रहे थे उसके साथ बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम ले पाऊं। फिलहाल बिना समय जाया किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब आदर्श नेहा जब दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे, अचानक आदर्श के मुंह से निकलता है कि अरे नेहा। नेहा कहती है कि हाँ आदर्श। अब नेहा आदर्श से पूछती है कि आदर्श तुम यहां पर कैसे? तो वो कहता है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं वहां से मुझे ऑफर मिला था कि मैं अपनी फैमिली के साथ में कहीं ट्रिप पर घूमने जा सकता हूं। मैं तो घूमने आया हूं। अब नेहा आदर्श से पूछती है कि आदर्श तुमने अभी शादी नहीं की? तो आदर्श कहता है कि नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। अब आदर्श जो है वो अपनी मां से बताने लगता है कि मां ये है नेहा, वही नेहा जिसकी मैं कभी बात किया करता था, जिसका मैं कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में बहुत ज्यादा दीवाना हुआ करता था। नेहा के बारे में जैसा माताजी आपको बताया था मैंने पहले ही कि नेहा मेरे स्कूल की टॉपर थी। अब अगला क्वेश्चन शुरू होता है आदर्श का नेहा से कि नेहा तुम यहां पर क्या कर रही हो? खैर जब नेहा आदर्श से पूछती है कि तुमने शादी नहीं की, तो आदर्श कहता है कि नहीं, वो सारी चीजें बताता है कि मैं घूमने आया हूं। लेकिन नेहा से आदर्श ये प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि नेहा के मांग में जो है वो सिंदूर लगा था, जिसे देखकर कोई भी जान सकता था कि ये महिला जो है वो शादीशुदा है। अब दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं तो उनकी मां कहती है कि बेटा आदर्श, तुमने मुझे बताया था कि इस लड़की को तुमने प्रपोज भी किया था, इससे तुम एक तरफा बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन देख रहे हो आज इसने कैसी स्थिति बना रखी है। यहाँ पर ये गायों का तबेला चलाती है, यहाँ पर ये डेयरी चलाती है, कैसे गांव में रह के कितने गंदे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे अपना जीवन काट रही है। आदर्श की मां अब नेहा को बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगती हैं और आदर्श भी अपनी मां के साथ पूरी तरीके से नेहा को भला बुरा कहने में सहयोग दे रहा था। आदर्श अब ये दिखाना चाहता था कि वो एक कामयाब इंसान है और नेहा को ऐसा प्रतीत करवाना चाहता था कि नेहा ने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत किया। स्कूल के दिनों में उससे प्यार करता था तो उसी से शादी करनी चाहिए थी। अब आदर्श नेहा से पूछने लगता है कि नेहा तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार शादी को कहा था और ये भी कहा था कि मैं एक अच्छे खासे घराने का इंसान हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पिताजी भले ही एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी में थे, तो इतनी धन संपत्ति है कि तुम अगर मेरी पत्नी बन जाती हो तो आजीवन तुम खुशी में रहोगी। अब इतनी बात चल ही रही थी कि आदर्श की माताजी नेहा को कहती हैं कि भिखारी हमेशा भिखारी होते हैं। नेहा तब भी धैर्य बनाकर रखती है, आदर्श को कुछ नहीं कहती है। फिलहाल अब वो आदर्श और आदर्श की मां से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? अभी वो पूछ ही रही थी, का पति आ जाता है, ये लोग अभी बात ही कर रहे थे। अचानक नेहा से पूछता है कि ये लोग कौन है। नेहा बताती है कि दरअसल ये जो लड़का है ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, एक धनाढ़ परिवार से संबंधित है, इसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। फिलहाल जब वो रिटायर हुए उन्हें काफी पैसा मिला, उसके बाद उन्हें बीमारी हो गई और वो एक्सपायर हो गए। आज इनके पास अच्छी खासी गाड़ी है, शहर में एक पक्का मकान है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, माता पिता के अकेले बेटा है। खैर उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये तुम्हें जानते हैं, तुम इन्हें जानती हो, तुम्हारे साथ पढ़ते थे, तो इन्हें चाय पानी करवाओ और बैठाओ।
अब नेहा सोच रही थी कि उसका पति कितना उदार हृदय वाला है, कितने अच्छे मानसिकता वाला, कितने अच्छे दिमाग वाला है कि ये लोग उसकी बुराई कर रहे हैं लेकिन वो चाय पानी की बात कर रहा है। खैर वो ये सब बातें करके चला जाता है। जब जैसे ही वो बातें करके हटता है वैसे ही नेहा को एक बार आदर्श और आदर्श की मां फिर से कहने लगते हैं कि ये कलूटा, जो काला कलूटा आदमी आया था, ये तुम्हारा पति है। आदर्श कहता है मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही शादी करोगी, तुम्हें ऐसी ही शादी मिलेगी। अब नेहा उससे कहती है कि देखो अभी तक बात मेरे ऊपर थी तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मेरे पति की बात है तो वो भले ही तुमसे सुंदर ना हो लेकिन उनके विचार, उनकी आदतें, और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे में अब यहां से आप चले जाओ तो भी अच्छा हो। अचानक आदर्श जो है वो घमंड में, गर्व में नेहा उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम शुरू से घमंडी थे, आज भी तुम्हारे अंदर घमंड है। आदर्श कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम अपने पति को छोड़ना चाहती हो तो मेरे साथ चले आओ। वो कहती है कि ऐसा इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक अगर तुम सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूं। खैर दोनों बातचीत करते ही रहते हैं। अचानक आदर्श के मुंह से निकलता है कि नेहा तुम मुझे छोड़कर आई, तुमने बहुत गलती की। नेहा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर आई, मैंने 1% की उसकी कोई गलती नहीं की, ना मेरी जिंदगी में 1% का उसका सिकवा गिला है। मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, अपने पति के साथ और जो मैं कमाती हूं उससे बहुत संतुष्ट हूं। तब तक आदर्श कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनोगी, आज तुम ये तबेला चला रही हो, दूध की डेयरी, गाय की डेयरी चला रही हो, यही तुम्हारा बिजनेस है। अब वो बताने लगता है कि देखो मैं एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता हूं, आज मुझे कंपनी ने घूमने का अवसर दिया है, मैं एक अच्छे खासे होटल में रुका हूं, क्या तुम कभी ऐसा घूमने को पाती हो? अब नेहा उससे इतना ही कहती है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? अब आदर्श कहता है कि मेरी 1.5 लाख रुपए महीने की पगार है। अब नेहा उससे कहती है ठीक है 2 मिनट रुको। अब वो अंदर से 4-5 व्यक्तियों को बुलाती है जो गाय और भैंसों की देखरेख करते थे। 5-6 आदमी अंदर से आते हैं, सबसे पूछती है कि मैं आपको किस लिए बुलाया है मैंने। तो सारे लोग कहते हैं, जो भी उसके यहाँ लेबर थे, श्रमिक थे, जो गाय भैंसों की देखरेख करते थे, तो उनसे पूछती है कि तुम लोगों को मैं कितना तनख्वाह देती हूं। तो वो लोग बताते हैं कि मैडम करीब 12-13 हजार रुपए देती हैं आप। कहती है ठीक है, बस इतना ही पूछने के लिए मैंने बुलाया था, अब आप लोग वापस जाओ। और फिर उधर से कई लेडीजों को बुलाती है, 4-5 लेडीजें आती है जिनको उसने रोजगार दे रखा था। वो लोग आती है, उनसे वही क्वेश्चन पूछती है, वही प्रश्न पूछती है, तुम लोग को कितना तनख्वाह देती हूँ, कितनी सैलरी देती हूँ। सारे लोग, वो महिलाएं कहती हैं कि दीदी आप हमें 10,000 रुपया तनख्वाह देती है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद 10 लोगों को और बुलाया जाता है। वो 10 लोग आते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते थे। उनसे पूछती है तो सब लोग कहते हैं कि 10-10 हजार तनख्वाह। अब वो कहती है कि तुम्हें, अगर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं आदर्श तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी 1.5 लाख रुपए पगार है, उसकी 2 गुना तो हम यहां पर तनख्वाह बांटते हैं। और तुम जहां पर इनकम की बात कर रहे हो, जो तुम्हें गुरूर और घमंड है ना, उसके लिए मैं बताना चाहती हूं मुझे किसी प्रकार का गुरूर और घमंड नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। और इस काम में मैं और मेरी पति पूरी तरीके से दोनों मिलकर इस काम को संभालते हैं और इसी काम से हम लोग संतुष्ट हैं और तुमसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं और कईयों लोगों का पेट, कईयों लोगों का परिवार इस पूरे काम से चलता है। यहां पर गायें देख रहे हो, जो गायों का दूध बिकता है वो तो बिकता ही है, दूध से दही बनता है, फिर घी बनता है, पनीर बनता है, वो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट हम बनाकर बेचते हैं। और गायों भैंसों का जो गोबर होता है, उस गोबर से हम कंडा बनाते हैं, उपला बनाते हैं, उसको भी मार्केट में सेल करते हैं। और सेल करने के लिए वो लोग अभी मार्केट में गए हैं, हमने और भी 4-5 लोग रखे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, हम लोग और भी इसके साथ बहुत सारा धंधा करते हैं और सारा धंधा मैं और मेरे पति दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर संभालते हैं और इससे कई लोगों का परिवार चल रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारी सोच जैसे पहले थी वैसे आज भी है, तुम तनिक भी नहीं बदले, तुम्हारा घमंड आज भी वैसा है। ऐसा कहते हुए वो अपने एक लेबर को बुलाती है और कहती है कि इन्हें 2 लीटर दूध दे दो। अचानक वो अपने पर्स से पैसा निकालने लगता है, फिर से नेहा का पति घूमते हुए आ जाता है और जब देखता है कि आदर्श अपने पर्स से पैसा निकाल रहा है,
तब वो कहता है अरे भाई साहब कुछ नहीं, आप पैसे मत दीजिए, आप मेरी पत्नी के साथ पड़े हैं, आप पैसा काहे दे दें। अब आदर्श और आदर्श की मां दोनों का मुंह लाल हो जाता है। दोनों अपनी शर्मिंदगी पर, दोनों अपने किए पर बहुत पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो होना था, जो समझना था, वो अच्छी तरीके से आदर्श और आदर्श की मां को समझ में आ चुका था। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। पूरी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम कई बार अपने आप को ज्यादा आंकते हैं, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कि हम जो कमा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जितना हमारा आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। सामने वाले को बिल्कुल हम नगण्य समझते हैं, कमजोर समझते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि काम जो होता है वो काम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बेशक काम काम ही होता है, तो काम को हमेशा काम ही समझना चाहिए। जैसे नेहा पढ़ने में इतनी ब्रिलियंट थी, उसकी मनोभावना थी कि वो आगे चलकर एक बिजनेसमैन बने। उसने इसी बिजनेस को अपना सब कुछ बना लिया, और उसी बिजनेस से वो अपने आदर्श से, जो उसके साथ पढ़ता था, उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाती थी, और कई लोगों का परिवार उस पूरे पैसों से चलता था। तो काम हमेशा काम होता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ये पूरी कहानी कहां से देख रहे थे, ये हमें जरूर बता दीजिएगा। पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी ही एक से बढ़कर एक कहानियां इस चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।